आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब के कमेंट्स देख लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं कोई यूट्यूब का वीडियो बना नहीं पाया था, तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट NCERT बेस्ड एक्सक्लूसिव MCQs। देखिए, पहला कमेंट है RUHS कॉलेज जो जयपुर में है, उसकी फ़ी अराउंड 1 लाख पर ईयर है। आई कन्फर्म्ड इट फ्रॉम स्टूडेंट स्टडिंग देयर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ये किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल पे कमेंट किया था। मैंने एक वीडियो डाली थी काफ़ी साल पहले जिसमें राजस्थान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ था। तो इनका बोलना है कि हमारे वीडियो पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, फ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो वीडियोज़ हैं ना, 3-4 साल पुरानी वीडियोज़ हैं, और वहाँ मैंने स्पेशली हर किसी को बोला है कि MCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक कर लो। तो कुछ सालों के अंतराल पे फ़ी में चेंजेस तो आते ही हैं। तो कभी भी अगर आपको लेटेस्ट फ़ी पता करनी हो तो जो काउंसलिंग की वेबसाइट है MCC.NIC की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जाइए कॉलेज इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उसकी फ़ी दे रखी है, वहाँ पे उसका बॉन्ड भी दे रखा है, वहाँ पे कॉलेज लिविंग फ़ी भी दे रखी है। तो आप वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि वहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, पर बहुत नहीं आएगा, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर जो है कुछ सालों में बार बार चेंज होता है, तो इसलिए थोड़ा अंतर आ सकता है। नेक्स्ट है सर प्लीज़ सीट लिविंग फ़ी भी बता दीजिए। तो यहीं पे एक बच्चे ने और कमेंट किया था कि पर्टिकुलर किसी कॉलेज में किसी स्टेट में अगर आप MBBS ज्वाइन करते हैं और MBBS ज्वाइन करने के बाद MBBS छोड़ देते हैं तो उसमें जो आपकी जो सीट लिविंग फ़ी होती है वो कितनी होती है, तो वो भी हर कॉलेज की वेबसाइट पे स्पेसिफिकली लिखी हुई है। तो एक्चुअली मैंने आज कोशिश भी की थी MCC की वेबसाइट खोलने का, पर उस पर वो शो नहीं कर रहा था। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं MCC की वेबसाइट से डिटेल लेके आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर मेरे बच्चे की भी हथेली नहीं है और फिंगर भी नहीं है। देखिए, हमारे एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें एक जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं बच्चों में हैंड्स में, तो एक सज्जन का कमेंट आया कि उनके भी बच्चे की हथेली नहीं है बचपन से और फिंगर भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ना, मेरा जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो होती है ना, ये पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जो होती है या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज जो होती हैं, इनके डॉक्टर जो होते हैं उनका स्पेशलाइजेशन अलग होता है। बट फिर भी मैंने अपनी वीडियोस में बार बार आपको बताया कि आपको कहाँ जाना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पे ना मुझे सारे फ़ोटो और उसकी डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए, हर किसी से बात कर पाना संभव नहीं हो पाता, इतना समय हमारे पास नहीं होता है, बट हम व्हाट्सएप पे अगर आप अगर कुछ सेंड करेंगे तो हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी रहते हो, जो इन चीज़ों के जो ट्रीटमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो जनरली बड़े शहरों में होते हैं। जैसे कि दिल्ली में एम्स हो गया, आप एम्स आइए, ठीक है। उसके बाद चाचा नेहरू है दिल्ली में, बच्चों का अस्पताल, वहाँ आइए। तो इस तरीके के बड़े अस्पतालों में इसका काम होता है। छोटे अस्पतालों में और जो छोटे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे अक्सर इनके ट्रीटमेंट की सुविधा होती नहीं है। तो आप कहीं भी रहते हो, ये मान के चलिए कि आपको बड़े शहर में तो इसके लिए आना ही पड़ेगा, इसके इलाज के लिए। सर क्या MBBS करने के बाद PG के लिए कॉलेज चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। MBBS अगर आपने कर ली तो उसके बाद आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और नीट PG का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपकी एक रैंक आएगी, उसके आधार पे आपकी काउंसलिंग होगी और आप अपने कॉलेज की चॉइस भर देना, तो आपका कॉलेज आराम से चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कैन यू प्लीज़ गिव सम आइडिया रिगार्डिंग करियर स्कोप ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है एक अपकमिंग फील्ड है। मेरे जानने वालों में 2 लोगों ने MD रेडियो करने के बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की है, और जिनमें और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो। उनमें से एक मेरा फ्रेंड है वो जयपुर के अंदर है, और एक मेरे सीनियर हैं जो देहरादून के अंदर हैं। तो देहरादून में जो मेरे सीनियर हैं वो तो काफ़ी वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, और जो जयपुर में मेरा दोस्त है उसकी भी सैलरी, मेरे दोस्त की सैलरी शायद 7 लाख रुपीज़ पर मंथ है। तो जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज में अराउंड 7 लाख पर मंथ उसको मिल रही है। और जो मेरे सीनियर हैं उनकी तो मैं बता ही नहीं सकता, उनकी तो इनकम बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो देहरादून के सबसे फेमस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो आप पहले MD रेडियो कीजिए। MD रेडियो करने के बाद या आप इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में फेलोशिप कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने गुड़गांव में जो आपका मेदांता हॉस्पिटल है वहाँ से की थी, और मेरे सीनियर ने कोलकाता से की थी। तो बहुत सारे प्लेसेज हैं। जब आप MD रेडियो करेंगे तो आपके सीनियर से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी, और आप आराम से इस फेलोशिप को करके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बन पाएंगे। बहुत ही अच्छा फील्ड है। सर हमने भी MBBS किया है, सर हमें JR के लिए कहाँ जाना चाहिए। देखिए, पहले तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ से आपने MBBS किया है। तो
आपके नज़दीक में जो भी हो, आप अपने शहर में भी जा सकते हैं, आप दिल्ली में आ सकते हैं, आप यूपी की और किसी सिटी में जा सकते हैं, बिहार में तो जेआरशिप तो हर जगह रहती है, तो जहां आप चाहें वहां के आप इंटरव्यू में अप्लाई करें, इंटरव्यू दें और आपको मिल जाएगी जेआरशिप। सर आई वॉन्ट टू वर्क इन पटना एज अ मेडिकल ऑफिसर, आई एम फ्रेशर, हाउ कैन आई प्लीज़ गिव गाइड। देखिए, अगर आप मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करना चाहते हैं, मेडिकल ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है एमबीबीएस, मतलब एमबीबीएस के बाद आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। अगर बिहार सरकार में आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है तो बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी इंटरव्यू लेती है, तो आप बीपीएससी की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, वहाँ पे वैकेंसीज़ निकलती हैं, जब वैकेंसी निकलेंगी उसमें अप्लाई कीजिएगा और ऑलमोस्ट आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिली जाएगी। ये हो सकता है कि पटना में ना मिले, पटना के आसपास मिल सकती है, थोड़ा दूर मिल सकती है, पर क्योंकि अब हर कोई, देखो जैसे कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है तो वो हमेशा नोएडा में रहना चाहता है, दिल्ली में रहना चाहता है ना, बड़ी जगह गाज़ियाबाद, गुड़गांव यहाँ रहना चाहता है। ऐसे जो बिहार के लोग हैं उनमें हर कोई चाहता है भी मैं पटना में रहूँ, क्योंकि पटना एक अच्छी सिटी है बिहार की। तो ये अब जब सभी लोग पटना रहना चाहेंगे तो फिर कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा, तो हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि आपको मेन सिटी मिली जाए, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जैसे पटना अगर नहीं मिल पाता तो पटना के आसपास का जो एरिया हो गया, भीटा हो गया आपके पास, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं, है ना, बहुत जो आसपास के जो एरिया है, हाजीपुर हो गया, कहीं और भी आसपास में मिल जाए जो पटना से 1 या 2 घंटे की दूरी पे, तो वहाँ भी तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। सर आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश, आपकी ओपनिंग बहुत आर्किटेक्चर लगी। देखिए, ये कमेंट था, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि भाई जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कैसे इंग्लिश सीखें, तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इन्होंने उसी पे कमेंट किया था, अगर किसी को भी इंग्लिश से डर लगता है ना तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ से डर होता है तो आप पहले उसका डर निकालिए, उस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए। अब जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको क्या है भाई, उनको डर रहता है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, तो भाई इंग्लिश सीखना शुरू करो ना। आप सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पकड़ो, इंग्लिश ग्रामर पकड़ो, आपके प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस पे काम कीजिए, वर्ड मीनिंग रोज एटलीस्ट 10 से 20 वर्ड मीनिंग याद कीजिए जो आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 ना आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सर मेरी एज 24 ईयर्स की है, मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर नहीं है सर, मैं हाथ दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, मैंने फिर से बोला कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में नहीं है, मेरा ट्रॉमा सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी, मतलब कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, और आर्थ्रोस्कोपी या स्पोर्ट्स इंजरीज, इनमें है। बट अगर आपके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो मैंने बता दिया, आप ना बेस्ट है, अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो दिल्ली एम्स में दिखाओ, दिल्ली एम्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पे एक बार जाके मिलो, वहाँ पे इस चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे ये सब काम होते रहते हैं, तो आप एक बार वहाँ जाके मिल सकते हो। यार मतलब इतनी पढ़ाई करके 35 की एज में बस 3 से 5 लाख, और IITian और NITian लोग 24 की एज में ही इससे ज़्यादा छापने लगते हैं। तो देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके दिमाग में पैसा है, तो अगर आप बस पैसा कमाना चाहते हो तो मेडिकल साइंस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। मैंने बार बार बोला है, आप चाहे मेडिकल साइंस में जाओ, आप चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, आप या किसी भी फील्ड में जाओ, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको अपना काम आता है तो आप फिर मेडिकल में हो, चाहे IT में हो, चाहे किसी भी फील्ड में XYZ, आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे। और जहाँ तक इसकी बात है कि अभी आप लोगों का ज्ञान कम है, आप देख लीजिए कि आप IIT में बिल्कुल ये सोच के मत जाना कि IIT में पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि टॉप IITs जो होती हैं उनकी बात अलग है। इवन आजकल का आप डेटा चेक कर लेना, जो टॉप IITs हैं उनके भी स्टूडेंट्स को जॉब में दिक्कतें आने लगी हैं, है ना। तो इसीलिए हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। तो आप कभी भी ना तो मेडिकल में ये सोच के आना कि मेरे को पैसा कमाना है, और ना ही कभी IIT में ये सोच के जाना कि मुझे पैसा कमाना है। अगर आप उसी सब्जेक्ट को चुनना जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। सपोज करो कि आपका अगर इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है, तो मेडिकल साइंस मत लेना। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपको मैथ में, फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप IIT में जाओ, बेटर है, आप वहाँ ज़्यादा अच्छा कर लोगे। वहीं अगर आपको मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में इंटरेस्ट है, तो आप फिर मेडिकल साइंस में आओ, फिर IIT में मत जाना। अगर IIT में जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर। तो कोई भी करियर आप जब भी चुनो ना, उसमें अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली 200% आप उसमें अच्छा करोगे।
यस सर, आई एम वर्किंग इन इमरजेंसी मेडिसिन एंड आई सीन टुडे दैट केस, मौत के मुंह से वापस लाना, बट आई थिंक शी विल नॉट सर्वाइव मोर। जीआरशिप के डॉक्टर हैं, आई थिंक दे आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स। देखिए, हमारा एक वीडियो था कि भाई एमबीबीएस जीआर की ड्यूटीज़ क्या होती है, तो उसमें शायद मैंने कुछ बोला होगा, मुझे याद नहीं है, तो इन्होंने कमेंट किया कि भाई ये भी इमरजेंसी मेडिसिन में काम करते हैं और इन्होंने किसी पेशेंट को ट्रीट किया जो कि मरने वाली होगी, उसको मौत के मुंह से बाहर लेके आए। तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम एंड योर टीम। हमेशा देखिए, मेडिकल साइंस की यही ब्यूटी है कि एक हो सकता है आपको मेडिकल साइंस में इनिशियली पैसा ना मिले, बट जिन लोगों को मेडिकल साइंस पसंद है, वो जब भी किसी मरीज़ की जान बचाते हैं तो उन्हें बड़ी ही चैन की नींद आती है, बहुत ही संतुष्टि मिलती है। और आप एक बात देखिए, अगर सभी लोग मेडिकल साइंस को क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे कि मेडिकल साइंस में आना ही नहीं है, तो फिर डॉक्टर कहाँ से आएंगे, इंसानों का इलाज कहाँ से होगा। तो हर प्रोफेशन की अपनी अहमियत है। ऐसी अगर मैं बोलने लगूँ कि आईआईटी ख़राब है, इंजीनियरिंग ख़राब है, तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर आईआईटीएन नहीं बनेंगे तो हमारी मशीनरीज कहाँ से आएंगी। इवन मेडिकल साइंस जिन मशीनों पर डिपेंडेंट है, वो भी तो इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा तैयार की जाती हैं। तो सारे के सारे प्रोफेशन जो होते हैं ना, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, हर किसी की इंपॉर्टेंस है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। तो इसलिए हमें हमेशा देखना पड़ता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में, और जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ हमें उठानी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।